हेलो एस्पिरेंट्स। न्यूज़ टुडे के इस नए सेशन में मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 4 नवंबर को जो खबरें महत्वपूर्ण रही उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपनी परीक्षा के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं और परीक्षा के लिए कैसे हम उन्हें तैयार करना चाहिए। उनसे जुड़े हुए PYQs का क्या ट्रेंड है, आने वाले समय में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन सब को हम इस सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रमुख खबरें क्या क्या हैं। सबसे पहले नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कृषि रूपांतरण में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की भूमिका पर चर्चा की गई है। तो किस प्रकार से ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजी हमारी कृषि को रूपांतरित करने में भूमिका निभा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। FAO की रिपोर्ट आई है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। इस रिपोर्ट की क्या मुख्य फाइंडिंग्स हैं, इस पर हम बात करेंगे। RDI योजना फिर से चर्चा में है, तो ये योजना क्या है और किस प्रकार से भारत में अनुसंधान और विकास को ये सहायता करेगी, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही भारत का IT उद्योग किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर इन मुख्य खबरों की बात करें तो हमारा जो GS3 है, GS3 के लिए चारों ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जिस प्रकार से करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये चारों टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम सेशन में कवर करेंगे। अगर हम संक्षिप्त सुर्खियों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट ये चर्चा में है, इस पर हम बात करेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग चर्चा में रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि हमारा उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है उसमें टाइफून चक्रवात लगातार आ रहे हैं। तो फिर से फिलीपींस में एक टाइफून आया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। टाइफॉइड कंजुगेटेड वैक्सीन क्या होती हैं, इसको हम जानेंगे। तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाए गए हैं मालदीव में। ये पीढ़ीगत प्रतिबंध कैसे लगाए जाते हैं, क्या इनका मतलब होता है, इसे हम समझेंगे। वैकल्पिक निवेश कोष चर्चा में रहे हैं, तो ये कोष क्या होते हैं, कैसे ये बाकी कोषों से अलग होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से और सुर्खियों में बात करते हुए हम आज का हमारा जो सुर्खियों में रहा स्थल है बहरीन, तो बहरीन की क्या भौगोलिक अवस्थिति है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारी जो पहली मुख्य खबर है इस पर हम बात करते हैं। तो हम बात करेंगे कि कृषि रूपांतरण में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका रही है। तो नीति आयोग द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट का नाम है री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर, है ना। जो एग्रीकल्चर है उसको री इमेजिन करना, ए रोड मैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन। कि किस प्रकार से जो हमारी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में हम फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं, इसका एक रोड मैप ये रिपोर्ट प्रदान करती है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ यहाँ पर आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजीज बेहतर भूमिका निभाएंगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उनको फ्रंटियर टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जैसे वर्तमान में हम AI को देख रहे हैं, हम रोबोटिक्स को देख रहे हैं, हम ऑटोमेशन को देख रहे हैं। इसी प्रकार से हम ड्रोन के उपयोग को हम देख रहे हैं। तो ये सारी की सारी कुछ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी हैं। अब इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कृषि रूपांतरण में को धीमा करने के लिए भारत में किस प्रकार की संरचनात्मक बाधाएं विद्यमान हैं, ये कौन कौन सी बाधाएं इस पर इस रिपोर्ट में बताया गया है, जिस पर हम आगे विस्तार से चर्चा भी करेंगे। इसी प्रकार से फ्रंटियर यानी अग्रणी प्रौद्योगिकियों द्वारा किस प्रकार से हम उच्च उत्पादकता को प्राप्त कर सकते हैं, बेहतर लचीलापन हम लेकर के आ सकते हैं, रेजिलियंस लेकर के आ सकते हैं, और किसानों की आय को बढ़ाने में किस प्रकार से ये तकनीकी या प्रौद्योगिकी अपना योगदान दे सकती है, इन सब के बारे में इस रिपोर्ट पर बात की गई है। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा GS3 का जो टॉपिक है, एग्रीकल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों को जोड़ करके हमें इन्हें पढ़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये रिपोर्ट जो बता रही है कि जो संरचनात्मक बाधाएं हैं कृषि के रूपांतरण में, वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली बाधा है कि डेटा की अनुपलब्धता। हमारे पास जो डेटा है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो डेटा है, वो बहुत ही बिखरा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि भारत में जो मृदा है, मृदा की जो स्वास्थ्य है, वो किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, उसकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो उसका एक एकीकृत डेटा हमारे पास में, इंटीग्रेटेड डेटा हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार से भारत की जो जलवायु है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, वर्षा का स्तर अलग अलग है, वर्षा किस समय होती है वो अलग अलग है। तो इस प्रकार का डेटा हमारे पास नहीं है। साथ ही उस डेटा को सत्यापित करने के लिए हमारे पास कोई एकल स्रोत विद्यमान नहीं है। इस और जो डेटा है वो स्थानीयकृत या उसकी गुणवत्ता भी प्रश्न चिन्ह के घेरे में रहती है। और इसी वजह से हम AI डेटा सेट भी अभी तक उसका निर्माण नहीं कर पाए हैं। यानी कि हमारे पास जो डेटा उपलब्ध है उसके लिए भी हम AI के माध्यम से उसका जो एनालिसिस कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ में फिजिकल या फिजिकल डिजिटल, यानी कि फिजिटल, ये जो है इसका मतलब हुआ फिजिकल प्लस डिजिटल। तो इस अप्रोच में भी हमारी इस तरह की अप्रोच भी हमारे पास नहीं है कि एक प्रकार से जो फिजिकल डेटा हम प्राप्त करते हैं उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करना,
ये भी हम नहीं कर रहे हैं। अर्थात जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास में जो डेटा उपलब्ध है, चाहे वो मृदा स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे वो फसलों के बारे में हो, फसलों की उत्पादकता के बारे में हो, या भूमि उपयोग के बारे में हो, ये सारे डेटा हमारे पास अगर फिजिकली अगर अवेलेबल है, वहाँ से हमने अगर डेटा कलेक्ट किया है, तो उस डेटा को हमें ने डिजिटल अभी तक परिवर्तित नहीं किया है। उसके लिए सबसे पहले इंटरनेट तक सीमित पहुंच एक बड़ा कारण बना हुआ है। जैसे हमने डिजिटल इंडिया के तहत जो भारत नेट का हमने लक्ष्य रखा था कि भारत के हर गांव में फाइबर नेट के माध्यम से हम इंटरनेट पहुंचाएंगे, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसी प्रकार से जो डिजिटल समाधानों से जुड़ने के लिए जो भौतिक अवसंरचना की जो हमें ज़रूरत है, अलग अलग प्रकार के जो हमें कंप्यूटर की ज़रूरत है, या अलग अलग जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, वो भी हमारे पास में भी उपलब्ध नहीं है। जो फील्ड कार्यबल है या जो संपर्क बिंदु हैं, उनकी भी कमी हमारे पास में उपलब्ध है। और जो फील्ड कार्यबल हमारे पास उपलब्ध है, उसके कौशल विकास की भी हमें समस्या लगातार देखने को मिलती है। इसी प्रकार से एक विखंडन भी हमें देखने को मिलता है कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से ना तो शिक्षा जगत अच्छे से जुड़ा हुआ है, ना उद्योग जगत जुड़ा हुआ है, ना ही नीति निर्माता और विनियामक निकाय हैं वो भी नहीं जुड़े हुए हैं, और साथ ही उनके बीच में जो सीमित समन्वय है वो भी विद्यमान है, जिससे वो अलग अलग कार्य कर रहे हैं। जैसे उद्योग जगत है वो अलग रूप से कार्य कर रहा है, शिक्षा जगत है वो अलग कार्य कर रहा है, नीति निर्माता, विनियामक निकाय ये अलग अलग कार्य कर रहे हैं कृषि के संदर्भ में, जबकि एक समन्वय के साथ में कार्य करने की यहाँ पर आवश्यकता इस रिपोर्ट में बताई गई है। साथ ही पूंजी की उपलब्धता भी हमारे पास में नहीं है कि कृषि क्षेत्र में जो पूंजी है, पूंजी भी कम विद्यमान है। जो हम देख रहे हैं कि हमारे पास सीमांत किसानों की संख्या ज़्यादा है, बड़े किसान हमारे पास अभी भी कम है। इस वजह से जो पूंजी है, पूंजी कृषि क्षेत्र में अधिक जोखिम वाली हो जाती है। साथ ही जो एगटेक नवाचार हैं वो भी धीमी गति से बढ़ने वाले हैं। अर्थात अगर पर्याप्त निवेश अगर इसमें नहीं होगा, तो निवेश नहीं होगा तो बेहतर नवाचार भी नहीं हो पाएगा, जिससे वित्त पोषण की कमी एक बड़ा कारण होती है। साथ ही किसानों के पास में जो सीमित ऋण सुविधा भी विद्यमान है, यानी कि किसानों के पास जो ऋण सुविधा होनी चाहिए उतनी नहीं विद्यमान है। अभी हमने पिछले कुछ वर्षों में कृषि ऋण में हमने वृद्धि तो देखी है, लेकिन अभी भी जो ऋण की पेनिट्रेशन है वो अभी तक छोटे क्षेत्रों में या छोटे किसानों तक नहीं हो पाया है। तो ये सारी कुछ संरचनात्मक बाधाएं हैं जिसके कारण से हम कृषि में रूपांतरण नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है वो इसमें क्या भूमिका निभा सकती है। जैसे जो बीज तकनीक है, अब जो बीज तकनीक है, हम देखते हैं कि लगातार जलवायु परिवर्तन की वजह से किसी क्षेत्र में कभी तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी बहुत कम बारिश होती है। तो जो बीज टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से इस प्रकार के बीज विकसित किए जा सकते हैं जो कि जलवायु रेजिलियंट हो, जलवायु परिवर्तन रेजिलियंट हो, जिससे कि अगर बहुत ज़्यादा तापमान है उसमें भी वो अच्छी उत्पादकता दे पाएँ, अगर तापमान कम है तब भी वो उत्पादकता अच्छी दे पाएँ, वर्षा का मात्रा अगर बहुत ज़्यादा है तब भी वो उत्पादकता दे पाएँ, वर्षा अगर कम हुई है तभी उत्पादकता दे पाएँ। तो इस प्रकार की बीज टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कर सकते हैं। वर्टिकल फार्मिंग का उपयोग हम देखते हैं लगातार। जो बागवानी है, बागवानी में वर्टिकल फार्मिंग को हम काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, जैसे सब्जियों के उत्पादन में, हरी सब्जियों के उत्पादन में, मशरूम के उत्पादन में। इसी प्रकार से जो छोटी फसलें होती हैं, कम समय का जिनका फसल फसल चक्र होता है, उसमें वर्टिकल फार्मिंग का उपयोग देख सकते हैं। डिजिटल ट्विंस में हम डिजिटल ट्विंस का हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक खेत है, जैसे एक खेत है, एक खेत ये तो भौतिक रूप से विद्यमान है, इस पर हमने फसलों का उत्पादन किया, वहाँ पर किस प्रकार की मृदा है, किस प्रकार की हमने वहाँ पर फसल हम बोने वाले हैं, तो ये तो हमने फिजिकली हो गया। एक इसका वर्चुअल या इसका डिजिटल रूप भी हमने विकसित किया, और इस डिजिटल रूप में हमने एआई के माध्यम से ये डेटा फीड किया कि इस खेत की मृदा कैसी है, मृदा की क्या विशेषताएं हैं, प्लस यहाँ पर वर्षा का स्तर क्या है, प्लस यहाँ पर हम कौन सी फसल का उत्पादन करने वाले हैं। इस प्रकार का डेटा हमने इसको दिया, तो एआई ये विश्लेषण करके बताएगा कि लगभग किस प्रकार की समस्याएं हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, जिससे कि हम पहले ही समाधान उनका कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम जो डिजिटल ट्विंस हैं उस प्रकार की टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग हम यहाँ पर कर पाएंगे। इसी प्रकार से हम प्रिसीजन टूल्स का उपयोग कर पाएंगे, जैसे ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स जैसे प्रिसीजन टूल्स कि किसी एक खेत के बड़े खेत के हिस्से, किसी बड़े खेत के छोटे हिस्से में हमें जो इरिगेशन है उसकी आवश्यकता है या फिर फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता है,
तो वो हम ड्रोन के माध्यम से कर पाएंगे। स्मार्ट सेंसर्स लगे हुए होंगे जिससे कि हम जल्दी जो कीट हैं कीट का प्रबंधन कर पाएंगे। एजेंटिक एआई है जिसके पास जो लगातार हमारा जो किस प्रकार की हमें समस्या आ सकती है उस का समाधान ये दे पाएगा। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है, हम लगातार ये देख पाएंगे कि आने वाले समय में जो मौसम है, मौसम किस प्रकार से बदल रहा है, ठीक है, जलवायु किस प्रकार से बदल रही है। तो इस प्रकार की जो जानकारी है वो होने से हम अपने जो एग्रीकल्चर में होने वाला लॉस है उसको हम कम कर पाएंगे, और इसीलिए हम उन्नत मशीनीकरण लगातार जो अलग अलग नई तरह की मशीनें हैं उनका उपयोग करके हम अपनी एग्रीकल्चर को और बेहतर कर पाएंगे। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस पूरे का वो है उत्पादकता को बढ़ावा देना, सतत कृषि को प्रोत्साहित करना और किसानों की आय में वृद्धि करना। तो ये सब कुछ जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है उसका उद्देश्य है। अब वो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है इस पर हम बात करें तो ये नियोजन से लेकर के, यानी कि कृषि के नियोजन से लेकर के और बाजार तक उस उत्पाद को पहुंचाने तक, इन सभी में ये जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है वो अपना काम करती है। जैसे शुरुआत से जलवायु लचीले इनपुट्स हमें यहाँ पर मिलेंगे कि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, तो वो हमें पहले ही पता चल पाएगा। तो हम पहले ही उसमें जो हमें कार्य करने की आवश्यकता है वो हम कर पाएंगे। रोटरी टिलर्स, यानी कि ये जो टिलर्स होते हैं ये मिट्टी को जो मिट्टी की उत्पादकता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं कि जो ऊपर मिट्टी है उसको नीचे कर देते हैं, नीचे से जो उत्पादक जो अधिक पोषक तत्वों वाली मिट्टी है उसको ये ऊपर ले आते हैं, तो इससे मृदा के स्वास्थ्य में सुधार होता है। आईओटी प्रिसीजन फर्टिगेशन, इसके माध्यम से जो सिंचाई है, सिंचाई के माध्यम से हम यहाँ पर उर्वरकों का छिड़काव करते हैं। तो एआई से क्या पता, आईओटी प्रिसीजन से क्या पता चलेगा हमें कि किस प्रकार से जो फसल है, फसल में अभी किस उर्वरक की आवश्यकता है, ये हमें आईओटी से पता चल पाएगा। और उस अभी कितने मात्रा में उर्वरक हमें देना है ये आईओटी से पता चल पाएगा। एआई चैटबॉट्स है कि आने वाले समय में किस प्रकार से हमारी फसल का जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित हो सकता है, ये रियल टाइम में हमें सलाह प्रदान करने का काम करेगा। स्मार्ट सेंसर्स लगे होंगे जिससे कि हम कीटों के बारे में जल्दी पता लगा पाएंगे कि ये इस प्रकार के कीड़े जो हैं वो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो जल्दी हम उनका कीट प्रबंधन कर पाएंगे। रोबोटिक हार्वेस्टिंग होगी, यानी कि जो अभी हम मैनुअल हार्वेस्टिंग देखते हैं या फिर जो मशीनों से हम हार्वेस्टिंग देखते हैं, अगर वो रोबोटिक हार्वेस्टिंग होगी तो और बेहतर तरीके से हम दक्ष रूप से हार्वेस्टिंग कर पाएंगे, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस है उसको हम कम कर पाएंगे। आईओटी राइपनिंग चैम्बर्स लगे हुए होंगे जिससे कि जो उत्पाद है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी, अर्थात जैसे कि हमने जो केला है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने केले को एक जगह पर हमने स्टोर किया हुआ है, अब वो केला जल्दी पकने वाला है, मान लीजिए उसमें समय बताया हुआ है कि 1 सप्ताह में वो पकेगा। अब वो 1 सप्ताह में कौन सा बैच पकने वाला है उसको जल्दी बाजार में पहुंचाया जा सकता है, जिससे कि जो बर्बादी है बर्बादी को कम किया जा सकेगा। अगर वहां पर किसी प्रकार के रसायन के उपयोग की आवश्यकता है तो ये राइपनिंग चैम्बर्स हमें बता पाएंगे कि अब इस चैम्बर में इस रसायन का छिड़काव किया जा सकता है, जिससे कि सेल्फ लाइफ को बढ़ावा दिया जा सके। एआई ग्रेडिंग के माध्यम से अधिक गुणवत्ता वाले जो उत्पाद हैं उनको उचित मूल्य वहां पर प्रदान किया जा सकेगा। तो ये सब हमने देखा कि किस प्रकार से नियोजन से लेकर के और बाजार तक जो कृषि उत्पाद हैं उनको बेहतर तरीके से हम वहां पर पहुंचा पाएंगे, और उसके लिए हम यूज करेंगे फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का, जिसमें हम उपयोग करेंगे उन्नत मशीनरी का, हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग करेंगे, एआई चैटबॉट्स का उपयोग करेंगे, बड़ी मशीनरी का उपयोग करेंगे, स्मार्ट सेंसर्स का उपयोग करेंगे, हम ड्रोन्स का उपयोग करेंगे, हम आईओटी राइपनिंग चैम्बर्स का, इन सब का हम उपयोग करके इसे और बेहतर कर पाएंगे। तो ये इस रिपोर्ट में बात की गई है। अब इसे और कैसे किया जा सकता है उसके लिए आगे की राह भी ये रिपोर्ट बताती है। उसमें 3 स्तंभ युक्त फ्रेमवर्क यहाँ पर बताया गया है, यानी कि 3 स्तंभ मुख्य रूप से यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहले बुनियादी प्रणालियों को फ्रंटियर टेक के लिए तैयार करना, कि अभी हमें जो सबसे पहले जो डेटा की आवश्यकता है वो डेटा तो हमारे पास उपलब्ध हो, जिसके लिए 360 डिग्री डेटा इकोसिस्टम तैयार करना, अंतिम छोर तक डिजिटल सेवाओं को सक्षम बनाना जिससे कि जो डेटा है डेटा की उपलब्धता हमारे पास हो, सटीक डेटा हमें मिल पाए। एग्रीटेक स्टार्टअप एक्सेलरेटेड इकोसिस्टम को उन्नत बनाना ताकि जो उद्योग अधिक बेहतर हमारी कृषि उत्पादन में सहायता कर पाए, उस प्रकार के स्मार्ट स्टार्टअप्स को हमें बनाना होगा।
उसके बाद में ये तो हो गई कि सबसे पहले बुनियादी स्तर पर ये करने की आवश्यकता है। अब भविष्य के लिए कृषि नवाचार और प्रतिभा प्रणालियों की पुनर्कल्पना करना। अब इसके लिए हमें जो हमारा अ, कौशल विकास है, हमारा जो युवा है, उसके कौशल विकास को करने की आवश्यकता होगी कि एआई के उपयोग को, आने वाली जो अग्रणी टेक्नोलॉजी है उनके उपयोग के लिए उन्हें उनका कौशल विकास किया जा सके, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जा सके। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा जो प्रतिभा है उसका उपयोग किया जाए। नवाचार इकोसिस्टम को विकसित किया जाए जिससे कि लगातार जो होने वाली आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम नवाचार कर पाएँ, हम बेहतर रूप से आगे देख पाएँ कि अब किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कृषि में कर सकते हैं। अनुसंधान को व्यवहारिक बनाना, ना जो हम रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च का कुछ आउटपुट भी तो होना चाहिए। सिर्फ ऐसा ना हो कि जो हमारा शिक्षा जगत है वो लगातार रिसर्च कर रहा है, जो हमारी जो स्टार्टअप्स हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा है, उससे कुछ किसी प्रकार की कोई मशीन का निर्माण नहीं हो रहा है, उससे किसी प्रकार का जो डेटा हमें मिल रहा है उस डेटा का उपयोग हम अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अनुसंधान को व्यवहारिक रूप, यानी कि उस अनुसंधान का अंतिम निष्कर्ष क्या है उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। उद्योग अनुरूप अंतर विषयक प्रतिभा को बढ़ावा देना तथा संस्थागत ढांचे को नवाचार के अनुरूप बनाना, ये सभी यहाँ पर हमें कृषि नवाचार और प्रतिभा प्रणालियों के लिए करना पड़ेगा। उसी के साथ में कृषि रूपांतरण के लिए हमें सार्वजनिक निजी प्रयासों को एकीकृत करना पड़ेगा, जिससे कि अभी हम देख रहे हैं कि जो लगातार प्रयास हो रहे हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ज़्यादा किए जा रहे हैं, जबकि निजी क्षेत्रों का प्रयास कृषि के क्षेत्र में काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है। इसके लिए हमें बेहतर नीति निर्माण करना होगा, उद्योगों और सरकारों के प्रयास को अलाइन करना होगा, जिससे कि जो प्रयास अभी हम अलग अलग दिशा में देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र अलग दिशा में प्रयास कर रहा है, निजी क्षेत्र अलग दिशा में प्रयास कर रहा है, तो उसे हम बेहतर करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि जो सार्वजनिक क्षेत्रक है, सार्वजनिक क्षेत्रक अभी भी जो छोटे किसान हैं उन पर फोकस करता है, जबकि निजी क्षेत्रक है वो बड़े किसानों पर फोकस करता है। निजी क्षेत्रक अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्रक है वो उत्पादकता को बेहतर करने का प्रयास करता है। तो इन सारे प्रयासों को अलाइन करने की आवश्यकता है, जिससे कि एक साथ मिलकर के कृषि को पुनर्कल्पित किया जा सके, यानी कि कृषि में आमूलचूल परिवर्तन किया जा सके। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं कि इस पर क्या प्रश्न पूछे गए हैं। जी, यानी कि अभी तक हमने एआई के उपयोग पर यूपीएससी में जो प्रश्न पूछा गया है अभी तक वो क्लिनिकल निदान पर पूछा गया है, यानी कि क्लिनिकल डायग्नोसिस पर पूछा गया है। चिकित्सा क्षेत्र में एआई के उपयोग पर प्रश्न 2023 में आपसे पूछा जा चुका है। इसी प्रकार से 2023 में ही एआई के उपयोग को कैसे हम जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें नीति निर्माण में, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें डेटा कलेक्शन में हम उसका उपयोग कर सकते हैं, इथिक्स में ये प्रश्न पूछा गया है। अब अगर प्रश्न आपसे यूपीएससी एग्रीकल्चर और एआई के रूप में पूछना चाहेगा तो इस प्रकार का कुछ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें प्रश्न है, भारत में कृषि क्षेत्र में एआई का उपयोग उत्पादकता बढ़ाने, जलवायु जोखिम को कम करने, आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कृषि में एआई के विकास संभावनाओं और इसके समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर आपको एआई को लेकर के किस प्रकार का विकास किया जा रहा है, क्या संभावनाएं हैं और क्या चुनौतियां हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आप शामिल करेंगे, इससे आप अपने आंसर में जरूर बताइएगा। अब हमारी जो अगली न्यूज़ है, अगली न्यूज़ हमारी बात करती है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस का ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ये जारी की जाती है। इस रिपोर्ट ने ये बताया है कि किस प्रकार से जो मानव गतिविधियां हैं उनसे जो भूमि क्षरण हो रहा है वो कैसे कृषि के उत्पादन को कम कर रहा है, खाद्य सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहा है और पर्यावरण संतुलन को वो प्रभावित कर रहा है। तो ये रिपोर्ट इस पर बात करती है कि जो भूमि क्षरण है वो कैसे हमारे फूड चेन को प्रभावित कर रहा है, हमारी फूड की अवेलेबिलिटी है उसे प्रभावित कर रहा है। ये मुख्य रूप से इस रिपोर्ट के बारे में बात की गई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो GS3 में एग्रीकल्चर और भूमि निजीकरण का जो टॉपिक है एनवायरनमेंट से संबंधित, इसमें न्यूज़ हमारी कवर होती है। अब अगर हम इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो ये रिपोर्ट कहती है कि भूमि क्षरण की सबसे पहले परिभाषा क्या होती है। तो भूमि क्षरण की परिभाषा है कि भूमि की उत्पादकता और पारिस्थितिकी तंत्र कार्यों एवं सेवाओं को प्रदान करने की उसकी क्षमता में दीर्घकालिक अगर गिरावट आती है तो उसे भूमि क्षरण कहा जाएगा। और ये भूमि क्षरण किन कारणों से होता है? प्राकृतिक कारणों से होता है, जैसे मृदा के अपरदन के कारण ये होता है,
मृदा के लवणीकरण के कारण ये हो सकता है। साथ ही अगर मानव जनित कारणों की बात करें तो वनों की कटाई, अत्यधिक चराई और असंतुलित खेती और सिंचाई पद्धतियों के कारण ये हो सकता है। तो यहाँ पर प्राकृतिक कारण और मानव जनित कारण दोनों से ही भूमि क्षरण हो सकता है, ये रिपोर्ट बताती है। अब इससे जुड़े हुए कुछ डेटा यहाँ पर बताए गए हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले फसल उत्पादन में जो कमी है वो यहाँ पर आई है। लगभग 1.7 बिलियन लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो यहाँ मानव गतिविधियों से भूमि क्षरण से होने वाली फसल उत्पादन लगभग 10% की गिरावट वहाँ पर आई है। और एशियाई देश यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ भूमि क्षरण का भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि एशियाई देश अपनी जनसंख्या के घनत्व के कारण भूमि क्षरण से का सबसे ज़्यादा नुकसान वो झेल रहे हैं। साथ ही उत्पादकता में भी गिरावट आई है। यहाँ पर जो कुल कारक उत्पादकता वृद्धि ये जो है वो कमी, उसमें कमी आई है। जो तकनीकी प्रगति और दक्षता में सुधार को ये समृद्धि दिखाती है। अर्थात ये जो समृद्धि होती है ये बताती है कि टोटल ये बताती है कि टोटल आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो है वो ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ बताती है कि जो कुल आउटपुट हुआ है उसमें जो लगा हुआ भूमि है, भूमि प्लस पूंजी प्लस श्रम, जितना भूमि पूंजी और श्रम पहले लगता था उसकी तुलना में अब जो आउटपुट है वो अब यहाँ पर कम हुआ है। ये वो रिपोर्ट बता रही है, जिससे कि जो तकनीकी प्रगति और दक्षता में सुधार आवश्यक रूप से होना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं हुआ है, वो ये रिपोर्ट बताती है। और ग्लोबल साउथ में लगभग 2000 के दशक से लगातार ये टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है वो लगातार यहाँ पर कम हो रही है। अर्थात जितना हम निवेश कर रहे हैं कृषि में, हम जितना और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं उसके बराबर आउटपुट या हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है, उस आउटपुट में लगातार कमी आ रही है, ये इस रिपोर्ट ने बताया है। इसी के साथ में ये रिपोर्ट बता रही है कि खाद्य सुरक्षा पर भी असर यहाँ पर पड़ा है और वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 47 मिलियन बच्चे हैं जो ठिगनेपन से यानी कि स्टंटिंग से पीड़ित हैं। और ये बच्चे ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर भूमि क्षरण से फसल का नुकसान लगातार घट रहा है, यानी कि उत्पादन लगातार कम हो रहा है और नुकसान लगातार बढ़ रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र पर भी इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये सभी प्रकार की कृषि प्रणालियों को नुकसान पहुंचाते हैं। जो पशुओं के चरागाह हैं वो पशु उत्पादन पर असर पड़ता है। साथ ही कृषि विस्तार के लिए जो वनों की कटाई के कारण जलवायु पैटर्न और जैव विविधता दोनों को ही यहाँ पर नुकसान होता है। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। अब इन जो नुकसान इनको कम करने के लिए क्या विकल्प हो सकते हैं हमारे सामने, वो भी ये रिपोर्ट बताती है। तो सबसे पहले जो विनियामक नीतियां हैं, रेगुलेशन पॉलिसीज हैं, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। जैसे भूमि उपयोग का स्पष्ट निर्धारण किया जाए कि ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का उपयोग सिर्फ चरागाह के लिए किया जाएगा, इस क्षेत्र का उपयोग सिर्फ कृषि के लिए किया जाएगा, इस क्षेत्र का उपयोग सिर्फ बसावट के लिए किया जाएगा, या फिर ये जो क्षेत्र है ये वन क्षेत्र है या फिर ये वेटलैंड क्षेत्र है, इसका स्पष्ट निर्धारण यहाँ पर किया जाना चाहिए। वनों की कटाई पर प्रतिबंध होना चाहिए और मृदा के संरक्षण के लिए अनिवार्य जो प्रावधान है वो किए जाने चाहिए। वनों की कटाई के साथ साथ में पुनर्वनीकरण का प्रयास भी किए जाने चाहिए। ये कुछ नीतिगत उपाय हो गए। प्रोत्साहन आधारित नीतियों को अपनाना चाहिए, जिसमें कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के भुगतान जैसी संधारणीय प्रथाओं के लिए स्वैच्छिक और लचीले वित्तीय पुरस्कारों का उपयोग करना चाहिए। जैसे अगर कोई कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी अगर अपने पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखती है और वहाँ की जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी से जो उत्पादकता बढ़ रही है, अगर ऐसा कोई कम्युनिटी कर रही है तो वहाँ पर उसे वित्तीय प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, ये रिपोर्ट बताती है। साथ ही सब्सिडी के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जैसे हम भूमि उपयोग को जब सीमित करेंगे तो यहाँ से बहुत से लोगों की जो आजीविका है वो यहाँ पर प्रभावित हो सकती है, तो वहाँ पर सब्सिडी जैसे उपायों का उपयोग किया जाना चाहिए। और जो सरकारी सब्सिडी है उसको पर्यावरणीय मानकों से जोड़ करके सब्सिडी दी जानी चाहिए। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की बात की गई है और जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है ये बात करती है कि सबसे पहले जो भूमि उपयोग है उससे होने वाले जो क्षरण है उसको रोका जाना चाहिए, फिर उस क्षरण को रिड्यूस यानी कि कम करना चाहिए, और फिर उस क्षरण को रिवर्स करके दोबारा से जो भूमि क्षरण हुआ है उस प्रोसेस को रिवर्स करके भूमि की जो उत्पादकता है उसे बढ़ाना चाहिए। ये लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी
ये बात करता है। ठीक है, तो ये हमने पूरी बात कर ली कि ये रिपोर्ट क्या कहती है, क्या भूमि क्षरण के प्रभाव हो रहे हैं, ये हमने देखे। साथ ही उस पर क्या नीतिगत विकल्प लगा करके हम भूमि क्षरण को अब रिवर्स कर सकते हैं या उसको और बेहतर कर सकते हैं, ये रिपोर्ट पूरी बात करती है। अब अगर यूपीएससी में आए हुए प्रश्नों की बात करें तो 2016 में जो प्रश्न पूछा गया है वो यूएनसीसीडी से के बारे में पूछा गया है कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यूएनसीसीडी के का क्या महत्व है। तो यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट आपको बताए गए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसमें क्या सही आंसर होगा इसको आप जरूर बताइएगा कमेंट में। इसी प्रकार का एक प्रश्न 2014 में पूछा गया जो कि भारतीय प्रयासों की बात करता है। यहाँ पर सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम और वर्षा पूरी क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना, इस पर यह प्रश्न पूछा गया कि ये किस मंत्रालय से संबंधित है। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। चाहे मुख्य परीक्षा में भी आप इन योजनाओं का उल्लेख करके संबंधित मंत्रालय का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। विशेष रूप से भूमिका लिखने में काफ़ी मददगार आपके ये जानकारी हो सकती है। अब हमारी जो तीसरी मुख्य खबर है इस पर हम आते हैं और ये बात करती है अनुसंधान विकास नवाचार योजना के बारे में कि जो आरडीआई योजना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन योजना, तो ये जो योजना है ये फिर से सुर्खियों में है क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 जो भारत मंडपम में इस समय दिल्ली में चल रहा है 3 से 5 नवंबर में, उसमें जो रिसर्च हमारा फंड था उसकी यहाँ पर शुभारंभ किया है, जो लगभग 1 लाख करोड़ का रिसर्च फंड होने वाला है, उसकी यहाँ पर इन्होंने शुभारंभ किया है। और आरडीआई योजना है, इसको पहले ही जुलाई में जो मंत्रिमंडल है उसके द्वारा इस योजना को मंजूरी मिल चुकी है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो GS3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियां हैं उससे जुड़ा हुआ ये टॉपिक हमारा हो जाता है और हम इस योजना के माध्यम से हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें बेहतर निवेश करने की हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसा भारत के ऊपर अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि भारत में अभी भी जो जीडीपी है, जीडीपी का लगभग 0.65% ही हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम खर्च कर रहे हैं, जो कि अन्य जो देश हैं वहां पर लगभग 2 से 4%, और जो साउथ कोरिया है वहां तो लगभग 4 से 5% तक जीडीपी का खर्च किया जाता है, जो कि भारत की तुलना में बहुत अधिक है। तो वही करने का अब यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और बेहतर हम निवेश कर पाए। अब ये जो योजना है इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो रणनीतिक प्रौद्योगिकियां हैं उनमें भारत की क्षमताओं को बेहतर करना और तकनीकी आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये योजना दीर्घकालिक नवाचार और आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप है, अर्थात हम दीर्घकाल में आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं और उसे प्राप्त करना, यानी कि जो हम 2047 तक विकसित भारत की जो हमने लक्ष्य रखा हुआ है उसे प्राप्त करने में इस योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। अब जो ये योजना है, इस योजना के बारे में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है कि इसमें किस प्रकार से वित्त पोषण किया जाएगा। तो ये वित्त पोषण के लिए बताया मैंने आपको कि 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है। ये पूरा का पूरा जो कॉर्पस है वो 1 लाख करोड़ रुपए का होगा और इसे द्विस्तरीय वित्त पोषण तंत्र के माध्यम से इसे विकसित किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर ANRF यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसकी स्थापना की गई है और इसके अंतर्गत एक स्पेशल पर्पज फंड बनाया गया है जो अनुसंधान के लिए यहाँ पर फंड प्रदान करेगा। दूसरा है इसका वितरण कि द्वितीय स्तर के निधि प्रबंधकों द्वारा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा, अर्थात जो ANRF है ये तो यहाँ पर हो गया संरक्षक, और जो वितरण है वो द्वितीय स्तर के जो निधि प्रबंधक हैं उनके माध्यम से ये फंड प्रोवाइड किया जाएगा। फंड देने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर दीर्घकालिक रियायती ऋण प्रदान किए जाएंगे, यानी कि लंबी अवधि के लिए ऋण यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे बिना ब्याज के या बहुत कम ब्याज के। इक्विटी निवेश में निवेश किया जाएगा और विशेष रूप से स्टार्टअप्स में कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो स्टार्टअप्स हैं, इनोवेशन से जुड़े हुए जो स्टार्टअप्स हैं, वहाँ पर इक्विटी निवेश किया जाएगा ताकि वहाँ पर स्थिरता के माध्यम से रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सके। डीप टेक फंड ऑफ फंड्स में योगदान यहाँ दिया जाएगा। डीप टेक का मतलब हुआ कि ऐसी योजनाएं जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ में
उसमें लगने वाला जो समय है, उनके विकास में जो लगने वाला समय है वो भी बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि लगातार एआई का उपयोग है, एआई में रिसर्च की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो ये एक प्रकार का डीप टेक हो गया। रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स एक प्रकार का डीप टेक हो गया, है ना। इसी प्रकार से जो हमारे फाइटर जेट्स हैं, फाइटर जेट्स के जो इंजन है वो हमारे लिए डीप टेक है। तो इन सभी डीप टेक्स के लिए यहाँ पर फंड ऑफ फंड्स का निर्माण भी किया जाएगा, जिसके माध्यम से अगर उस तकनीकी के लिए हमें फंड की आवश्यकता है तो वो इसके माध्यम से प्रदान किया जा सकेगा। अब इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं, मुख्य उद्देश्यों को हम समझें कि निजी क्षेत्र को उभरते कार्य क्षेत्रों, आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक उद्देश्य और आत्मनिर्भरता के लिए सुसंगत अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना। कि जो निजी क्षेत्र है, अभी तक जो हमारा अनुसंधान और विकास है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका सबसे ज़्यादा बनी हुई है, निजी क्षेत्र की भूमिका अभी भी बहुत ही सीमित है। तो निजी क्षेत्र की भूमिका को यहाँ बढ़ावा देना है। टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल के उच्च स्तरों पर रूपांतरित परियोजनाओं को ही वित्त पोषित करना। यानी कि टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, ये मतलब हुआ कि वो जिस टेक्नोलॉजी के लिए जो फंड बनाया गया है, तो उस टेक्नोलॉजी कितनी तैयार है वो बाजार में आने के लिए, उत्पादन या फिर व्यवहारिक उपयोग में आने के लिए वो टेक्नोलॉजी कितनी तैयार है, उसके आधार पर यहाँ पर फंड प्रोवाइड किया जाएगा। और मुख्य रूप से जो TRL 4 है, इससे ऊपर के स्तरों पर ही जो ये फंड है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये कुछ TRL लेवल्स होते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल्स होते हैं। जैसे ये स्टार्टिंग है कि जो मूल आइडिया है, वो मूल आइडिया बेसिक रिसर्च वहाँ पर शुरू होती है, थोड़ा बहुत वहाँ पर सिद्धांत और प्रूफ रीडिंग उसकी होती है जिसके माध्यम से मतलब ये बेसिक स्टार्टिंग में कैसे आइडिया है वो जन्म हुआ, इसको इस योजना के तहत फंड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये जब काम हो चुका है, उसके बाद जब प्रयोगशाला में मूल रूप से उस टेक्नोलॉजी का सत्यापन हो चुका है, उसके बाद के जो लेवल्स हैं, इनके लिए यहाँ पर ये फंड प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि हम वाणिज्यिक तैनाती और परीक्षित प्रमाण ये प्राप्त कर पाए। यानी कि जो टेक्नोलॉजी जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार जिसमें इन्वेस्ट कर रही है, जिसके लिए फंड प्रोवाइड कर रही है, वो बाजार में आए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ अनुसंधान ही होता रह जाए और वो जो टेक्नोलॉजी है वो बाजार में आ ही नहीं पाए। इससे बचने के लिए यहाँ पर जो TRL लेवल 4 है, उससे ऊपर के ही जो टेक्नोलॉजी है या रिसर्च है, उसको ये फंड प्रोवाइड करेगी। साथ ही उन प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण में ये सहायता प्रदान करेगा जो कि महत्वपूर्ण या उच्च रणनीतिक महत्व की हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पास में फाइटर जेट के जो इंजन्स हैं उसको हम विकसित नहीं कर पाए हैं, हम क्रायोजेनिक इंजन नहीं विकसित कर पाए हैं, हमारे पास में अभी भी हमारे खुद का कोई AI मॉडल अवेलेबल नहीं है, है ना। तो इन सब की अधिग्रहण के लिए हमें सहायता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। साथ ही डीप टेक और टेक फंड्स और फंड्स की स्थापना के लिए भी सुविधा प्रदान करना। डीप टेक के बारे में आपको अभी मैंने बताया था कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिनके विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, समय की आवश्यकता होती है, उसके लिए भी यहाँ पर फंड ऑफ फंड्स की स्थापना करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इस योजना के तहत कौन कौन से मुख्य लक्षित क्षेत्र हैं? सनराइज सेक्टर है। सनराइज सेक्टर में कौन कौन से आते हैं? जैसे ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े हुए हम यहाँ पर सौर ऊर्जा की भी बात करेंगे, पवन ऊर्जा से जुड़े हुए जो टेक्नोलॉजी है उसकी हम बात करेंगे, भूतापीय ऊर्जा से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी उसके बारे में हम बात करेंगे। डीप टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग हुआ, रोबोटिक्स हुआ, स्पेस टेक्नोलॉजी हुआ, इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था, इन सब सनराइज सेक्टर्स में को यहाँ पर लक्षित किया गया है। साथ ही रणनीतिक क्षेत्र को यहाँ पर लक्षित किया गया है। ऐसी तकनीकी जो इससे हमारे देश के स्थानीयकरण, रणनीतिक कारणों, आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है। जैसा अभी हमने देखा कि जो फाइटर जेट हैं, फाइटर जेट के जो इंजन हैं वो अभी भी हम बाहर से आयात कर रहे हैं, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को भारत में ही विकसित करना इसका उद्देश्य है। सार्वजनिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, सार्वजनिक क्षेत्र में भी जो टेक्नोलॉजी है उसको विकसित करना, सरकारी निवेश या हस्तक्षेप जहाँ भी आवश्यक है उसे करना। जैसे रेलवे में हम देख रहे हैं कि हम बुलेट ट्रेन हम विकसित करना चाह रहे हैं, तो बुलेट ट्रेन में निवेश करना, उसके रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के लिए निवेश करना, ये सब इस जो योजना है इसके मुख्य लक्षित क्षेत्र वो रहेंगे। अब इसका प्रशासन और कार्यान्वयन ढांचा क्या होने जा रहा है?
इसका जो नोडल विभाग है उसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है। इसमें जो रणनीतिक मार्गदर्शन है वो ANRF की गवर्नेंस बोर्ड जो है वो इसे प्रदान करेगा, जिसकी अध्यक्षता हमारे भारत के प्रधानमंत्री करेंगे। योजना के दिशा निर्देशों को जो मंजूरी है वो ANRF की कार्यकारी परिषद प्रदान करेगी। ANRF मतलब अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड। योजना में बदलाव, अगर किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता होती है तो ये सिर्फ कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह द्वारा ये किया जा सकेगा, ताकि इसे अधिक त्वरित किया जा सके। अगर हर काम ही हमारी जो ANRF गवर्निंग बोर्ड है वही करेगा तो यहाँ पर देरी होने की, निर्णय लेने में देरी की संभावनाएं हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर जो योजना में बदलाव किसी प्रकार का आवश्यक है तो उसे यहाँ पर जो कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाला जो हमारा सचिवों का स्पेशल अधिकार प्राप्त समूह है उसे ये अधिकार दिया गया है कि तत्कालीन अगर निर्णय लेने की आवश्यकता है तो वो लिया जा सके। तो ये हमारी पूरी न्यूज़ थी। अब इस पर किस प्रकार का प्रश्न यूपीएससी में पूछा जा सकता है RDI स्कीम पर, तो ये एक प्रश्न है कि भारत की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन योजना को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल माना जा रहा है। इसका समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। साथ ही बताइए कि यह योजना भारत की औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्थिति को ये कैसे बेहतर करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। साथ ही इसके क्रियान्वयन से जुड़ी हुई प्रमुख चुनौतियों की भी चर्चा कीजिए। तो ये प्रश्न है। इस प्रश्न में आप कौन कौन से पॉइंट शामिल करेंगे इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हमारा जो आखिरी मुख्य न्यूज़ है इसकी हम बात करते हैं, जो बात कर रहा है भारत के IT उद्योग के बारे में, कि भारत का जो IT उद्योग है वो परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जैसा हम 1990 2000 के दशक 2010 के दशक में जो हमारा IT उद्योग लगातार बूम कर रहा था, अब वो परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि लगातार AI के उपयोग को हम देख रहे हैं। इसी प्रकार से जो डिजिटलीकरण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इन सब के कारण से हमारा IT सेक्टर परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। और ये परिवर्तन ऑटोमेशन की वजह से, बदलती वैश्विक प्रवृत्तियों की वजह से, बड़े पैमाने पर कार्यबल की छंटनी, नई कौशल आवश्यकताओं के कारण ऐसा हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं कि H1B वीज़ा है। H1B वीज़ा 1990 के दशक में, 2000 के दशक में काफ़ी इसके सरल नियम होते थे। अभी हाल ही में लगातार इनको कठोर किया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो वैश्विक व्यवस्थाएं हैं वो भी लगातार यहाँ पर बदल रही हैं। तो इन सब कारणों से ये परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो GS3 में अर्थव्यवस्था का तो सेवा क्षेत्र और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सूचना प्रौद्योगिकी जो है, इस टॉपिक के अंतर्गत ये हमारा न्यूज़ कवर हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि भारत में जो IT सेक्टर है उसकी उपस्थिति क्या है। तो ये बता रहा है कि ये देश की कुल जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है उसमें लगभग 12% का ये योगदान देता है, और लगभग 7% का योगदान ये हमारी कुल GDP में IT सेक्टर में प्रदान करता है। और लगभग अगर वैल्यू में बात करें तो $280 बिलियन का ये योगदान देता है। कार्यबल जो है वो लगभग 1% रोजगार देता है, और लगभग 6 मिलियन लोग इस क्षेत्र में यानी कि IT सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में विद्यमान है। और यहाँ पर जो कुल कार्यबल है उसमें लगभग 36% महिलाएं हैं, जो बढ़ते लैंगिक समावेशन को दर्शाता है, अर्थात महिलाओं की संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। इस उद्योग ने भारत के सॉफ्टवेयर सेवाओं और डिजिटल नवाचार को भारत को सॉफ्टवेयर सेवाओं और डिजिटल नवाचार का वैश्विक केंद्र बना दिया है। साथ ही छोटे शहर के युवाओं को सामाजिक आर्थिक गतिशीलता का अवसर भी इसने प्रदान किया है। हम देख रहे हैं लगातार जो हमारे IT सेक्टर हब बने हुए हैं, चाहे वो हमारा गुरुग्राम है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, इसी प्रकार से अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि जो छोटे शहर के युवा हैं वो यहाँ पर ज़्यादा नौकरियाँ कर रहे हैं, अर्थात उन्हें एक प्रकार से सामाजिक आर्थिक गतिशीलता का अवसर यहाँ प्रदान किया है। महिलाओं की भूमिका भी लगातार IT सेक्टर में लगातार बढ़ रही है। तो ये एक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण जो उद्योग है वो है। अब इसमें जो परिवर्तन है वो परिवर्तन क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले जो बात है वो है प्रौद्योगिकी रूपांतरण। जो प्रौद्योगिकी है उसमें लगातार चेंज हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से जो पहले जो बेसिक कोडिंग की आवश्यकता होती थी, बेसिक रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती थी, या फिर जो हम देखते थे लगातार जो BPO जो होते थे, वहाँ पर अब AI के उपयोग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि जो रिपोर्टिंग
बेसिक कोडिंग और समन्वय जैसी जो जो नियमित कार्य थे वो अब ऑटोमेटेड हो गए हैं, यानी कि स्वचालित हो गए हैं। उसके लिए अब किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं होती है। इससे जो डेवलपर्स हैं उनकी उत्पादकता लगातार बढ़ रही है और उनका जो ध्यान है वो मुख्य रूप से एआई आधारित उच्च मूल्य वाले डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लगातार ये जा रहा है। वैश्विक पुनर्संरेखण हो रहा है, जैसे यूएसए की जो इमिग्रेशन नीतियां थी वो और सख्त होती जा रही हैं। H1B वीज़ा जो शुल्क था उसमें लगातार वृद्धि हुई है। टैरिफ की धमकियां लगातार देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल नॉर्थ है और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लगातार जो प्रवासी हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उनके खिलाफ विरोध हमें देखने को मिल रहा है। तो इन सब के कारणों से जो भारत की जो आईटी कंपनियां हैं वो अपने विदेशी कार्यबल को स्थानीयकृत करने के लिए प्रेरित हो रही हैं, यानी कि जो भारत का जो युवा है या भारत का जो कार्यबल है उसको भारत में ही रोजगार प्रदान किया जाए, ये अब यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार से जो पुरानी आउटसोर्सिंग मॉडल है, जैसे हम पहले बीपीओ होता था, तो बीपीओ में जैसे अमेरिका की कोई कंपनी है तो वो अपने काम को यहाँ पर आउटसोर्स कर देती थी, कस्टमर जो सहायता केंद्र है उसको आउटसोर्स कर देती थी। तो अब वहाँ पर एआई का उपयोग किया जा रहा है, एआई एजेंट्स का उपयोग किया जा रहा है, एआई चैटबॉट्स का उपयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो पहले पुराने आउटसोर्सिंग मॉडल थे अब वो नहीं रहे हैं और मुख्य रूप से अब सॉल्यूशन ओरिएंटेड और एआई स्पेशलाइजेशन पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही जो कौशल की कमी है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है कि कई पेशेवरों में एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा जैसे विकसित हो रहे विशेषज्ञता की यहाँ पर कमी हमें हमारे जो कौशल विकास है उसमें हमें देखने को मिल रही है। तो ये मुख्य रूप से जो परिवर्तन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इसके लिए किस प्रकार की आगे की राह हम अपना सकते हैं उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो कौशल विकास है उसकी पुनर्कल्पना करनी होगी, यानी कि जो हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसी प्रकार का कौशल विकास भी किया जाना चाहिए, जिसके लिए नियमित स्कूली पाठ्यक्रम में एआई और अन्य उभरती हुई जो टेक्नोलॉजी हैं उनको शामिल किया जाए, उत्पाद सोच को शामिल किया जाए, उद्योग उन्मुख बड़े पैमाने पर कौशल उन्नयन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे सरकार ने 2026-27 से कक्षा 3 के बाद से सभी स्कूलों में एआई पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा यहाँ पर की है, काफ़ी अच्छी बात है ये। इस स्टार्टअप्स को समर्थन देना चाहिए, चाहे वो नीतिगत स्तर पर हो चाहे वित्त पोषण के स्तर पर हो, जिससे कि एआई और डीप टेक जो स्टार्टअप्स हैं और उसका जो इकोसिस्टम है उसे मजबूत किया जा सके, जिससे कि जो कार्यबल हमारा यहाँ विकसित हो रहा है उसको हम भारत में ही रोजगार दे पाएँ और उसको स्थानीयकृत कर पाएँ, जिससे कि जो आउटसोर्सिंग से हट करके यहाँ पर हम उत्पाद नवाचार पर केंद्रित एक इकोसिस्टम यहाँ पर बना पाएंगे। नीतिगत और सामाजिक सुरक्षा भी यहाँ पर प्रदान की जानी चाहिए, जैसे कि 6 से 9 महीने के वेतन प्रतिपूर्ति को अनिवार्य करना चाहिए। साथ ही पुनः प्रशिक्षण, करियर परिवर्तन सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में हमने देखा था कि टीसीएस के द्वारा अपनी बेंचिंग पॉलिसी में चेंज किया गया था। तो बेंचिंग पॉलिसी में चेंज करने से क्या हुआ कि पिछले मान लीजिए कुछ समय से अगर कोई कर्मचारी बेंच पर है, वो किसी प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है, तो उसे वहाँ पर निकाल दिया गया। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो एक सामाजिक सुरक्षा है वो प्रदान करनी चाहिए। बेंचिंग पॉलिसी है वो अधिक समावेशी होनी चाहिए और वहाँ पर जो युवा वर्ग है या फिर जो हमारा कार्यबल है उसको पुनर्प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। मान लीजिए उसका जो स्किल सेट है वो आउटडेटेड हो गया है, तो उसको पुनर्प्रशिक्षित करने का प्रयास भी यहाँ पर सरकार के स्तर पर भी और निजी स्तर पर भी दोनों पर ही किया जा सकेगा, जिससे कि आने वाले समय में वो फिर से अपने कार्यबल में अपना योगदान वो व्यक्ति कर पाएगा। तो इस प्रकार की नीतिगत और सामाजिक सुरक्षा का प्रयास भी किया जाना चाहिए। अब यूपीएससी में 2014 में प्रश्न पूछा गया था, जो ये प्रश्न था उस समय की सामाजिक उस समय की हमारी जो आर्थिक स्थिति थी उस पर यह प्रश्न था कि सामान्यतः देश कृषि से उद्योग और बाद में सेवाओं को अंतरित होते हैं, पर भारत सीधे ही कृषि सेवाओं को अंतरित हो गया, कृषि से सेवाओं को अंतरित हो गया, यानी कि भारत जो है वो एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस सेक्टर पर आ गया और मैन्युफैक्चरिंग में भारत का वो परिवर्तन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमें सेवाओं मतलब उद्योग के मुकाबले में सेवाओं में विशाल समृद्धि का क्या कारण है, और साथ ही भारत एक सशक्त औद्योगिक आधार के बिना एक विकसित देश कैसे बन सकता है, इस पर यह बात है। ऐसा ही एक प्रश्न और पूछा गया था जिसे भारत की जॉबलेस ग्रोथ कहा गया था, यानी कि हम सर्विस सेक्टर में लगातार हम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। पिछले 20 से 25 सालों में सर्विस सेक्टर में हमने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमने देखी थी, लेकिन अब जो वो सर्विस सेक्टर है
वो सर्विस सेक्टर भी एआई के आने के बाद से परिवर्तित हो रहा है। तो अब हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी एक अलग चुनौती हमें देखने को मिल रही है, जो चुनौती पर यह प्रश्न आधारित है कि भारत का सेवा क्षेत्र एआई और डिजिटल नवाचार के माध्यम से तेजी से रूपांतरित हो रहा है। यह परिवर्तन आर्थिक संरचना, रोजगार के स्वरूप और सामाजिक विकास को कैसे प्रभावित कर सकता है? सेवा क्षेत्र में एआई सक्षम विकास को टिकाऊ और समावेशी बनाने के लिए आवश्यक नीतिगत कदमों पर चर्चा कीजिए। किस प्रकार के आवश्यक नीतिगत कदम हमें उठाने चाहिए? तो एक प्रश्न था जो आज से 11 साल पहले पूछा गया था, जो उस समय की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर हमसे टिप्पणी मांग रहा था या उसकी जानकारी हमें मांग रहा था। अब हमारी अर्थव्यवस्था क्योंकि बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है, तो अब उस पर आधारित प्रश्न हमसे हमसे पूछने की जो संभावना है वो यूपीएससी द्वारा रहेगी। तो आपको इस टॉपिक को तैयार करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने जो हमारी मुख्य खबरें थी उनको हमने कवर कर लिया है। अब आइए हमारी जो अन्य सुर्खियां हैं उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2025। ये रिपोर्ट ओईसीडी द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। और ओईसीडी ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें बताया गया कि 2023 में लगभग 2,25,000 भारतीय नागरिकों ने ओईसीडी देशों की नागरिकता प्राप्त की है। और ओईसीडी देशों में अध्ययन करने वाले कुल अंतर्राष्ट्रीय जो छात्र हैं उसमें 1/3 सिर्फ चीन और भारत से हैं। ये इस रिपोर्ट की मुख्य फाइंडिंग्स हैं। अगर हम ओईसीडी देशों की बात करें तो यहाँ पर ये कुल लगभग 38 देशों का ये एक समूह है जो वैश्विक स्तर पर अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर के मुख्य रूप से ये आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये कुल 38 देश हैं, भारत इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये ओईसीडी देश हो गए। अब हमारी जो अगली न्यूज़ है, अगली न्यूज़ हमारी बात कर रही है राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो अभी क्या हुआ है कि जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने पंजाब के राज्य मानवाधिकार आयोग को यह बताया है कि उनका जो काम है वो सिर्फ सिफारिशें देना है, ना कि कोर्ट की तरह दिशा निर्देश जारी करना। तो ये इसलिए ये चर्चा में है। अब हम राज्य मानवाधिकार आयोग की अगर बात करें तो ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत वैधानिक निकाय है। इसी के तहत हमारा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी भी स्थापना की जाती है। इनके कार्य जो है वो राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अगर किसी भी प्रकार का मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसकी ये जांच कर सकते हैं। और इनकी जो सिफारिशें हैं वो सिर्फ सलाह के रूप में मानी जाती हैं, कानूनी रूप से वो बाध्यकारी नहीं होती हैं। इसकी जो संरचना है उसमें जो इसका अध्यक्ष है वो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो सकते हैं। 2 सदस्य, जो अन्य 2 सदस्य होते हैं वो मानवाधिकार क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। अर्थात ये एक 3 सदस्यीय निकाय है 1+2 के रूप में। नियुक्ति है इसकी, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो कि एक चयन समिति की सिफारिश पर ये नियुक्ति करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, गृह मंत्री हैं, इस प्रकार से एक चयन समिति होती है, उसकी सिफारिश पर ये नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और हटाने का जो अधिकार है वो सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। अर्थात नियुक्ति तो राज्य सरकार या राज्यपाल द्वारा की जाएगी, लेकिन हटाया सिर्फ भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही जा सकेगा। अर्थात इन्हें अपने पद के संरक्षण की भी स्थिति इन्हें प्राप्त है। अब जो है टाइफून चर्चा में है। अभी हमने देखा था कि चक्रवात मोन्थो आया था, साइक्लोन मोन्थो था, वो चर्चा में था। तो अब इसी प्रकार से जो टाइफून है वो फिर से चर्चा में है। टाइफून कालमेगी जो है उसने मध्य फिलीपींस के तट पर वो पहुंच चुका है। और जो टाइफून होता है, टाइफून एक प्रकार से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये उत्पन्न होते हैं। और ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो एक तेजी से घूर्णन करने वाला तूफान होता है और गर्म समुद्री क्षेत्रों में ये बनता है। गति, आकार और तीव्रता में ये अलग अलग हो सकता है। इसको बनने के लिए अनुकूल दशाएं क्या क्या हैं? गर्म समुद्री जल, लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जल होना चाहिए। ऊंचाई के साथ तापमान का तेजी से गिरना, आर्द्रता युक्त आयु, सतह पर पहले से मौजूद विक्षोभ या निम्न दाब का क्षेत्र होना चाहिए। तो ये कुछ इसकी अनुकूल परिस्थितियां हैं। इसके बाद इनका निर्माण होता है। यहाँ पर वाताग्र का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। अब इसको जो अन्य नाम है, कई बार हम इसको न्यूज़ में कवर चुके हैं। हरिकेन कहते हैं इसे अटलांटिक महासागर या उत्तर या दक्षिण प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसे टाइफून कहा जाता है। चक्रवात कहा जाता है हिंद महासागर में, और विलीविलीज कहा जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ये हमारा जो टाइफून कालमेगी है ये कवर हो गया। अब अगली न्यूज़ है हमारी टाइफॉइड कंजुगेट वैक्सीन को लेकर के। तो ये जो वैक्सीन है, बांग्लादेश अब दुनिया का 8वां देश बन गया है जो इस वैक्सीन को अब उसका उपयोग ये
करेगा, है ना। वहाँ के जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है उसमें इसको शामिल कर लिया गया है। ये जो टाइफॉइड कंजुगेट वैक्सीन होती है, ये एक प्रकार का सिंगल डोज इंजेक्शन होता है जो हमारे शरीर में साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के प्रतिरोधी हैं उनको ये उत्पन्न करता है, और साल्मोनेला टाइफी इसी से जो है टाइफाइड का होने का कारण भी यही बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और इससे टाइफाइड बुखार में सुरक्षा मिलती है। इसका एक उदाहरण यहाँ पर टीवीसी या टाइप बार टीवीसी यानी कि टाइप बार टाइफॉइड कंजुगेट वैक्सीन, और इसको भारत ने बनाया है, भारत के बायोटेक ने इसे बनाया है। अगर टाइफॉइड बुखार की बात की जाए तो इसका कारण है वही साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया होता है। फैलने का कारण जो है प्रदूषित भोजन या पानी के माध्यम से ये फैलता है। इसके लक्षण है तेज बुखार, थकान, सिर दर्द, मितली, पेट दर्द, कब्ज या दस्त, ये इसके कुछ लक्षण हैं। तो ये टाइफॉइड कंजुगेट वैक्सीन ये क्या होती है, किस कारण से ये टाइफॉइड होता है, इसकी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। अब जो हमारी अगली न्यूज़ है, अगली न्यूज़ बात करती है तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध की। तो अभी मालदीव जो है उसने पीढ़ीगत प्रतिबंध तंबाकू पर लगा दिया है। अब जो पीढ़ीगत प्रतिबंध होता है वो क्या होता है कि अब आने वाली एक जो निश्चित पीढ़ी है, जैसे आने वाली, अब मान लीजिए कोई एक डेट बता दी जाएगी 1 जनवरी 2026 के बाद से जो भी बच्चे पैदा होंगे या जो भी नागरिक पैदा होंगे उनको तंबाकू किसी भी प्रकार से उनको नहीं उपलब्ध होगा, उनको तंबाकू बिक्री उन पर बैन लगा दिया जाए। तो अब वो आने वाली पीढ़ी है वो अपने जीवन काल में कभी भी तंबाकू नहीं खरीद सकती है। तो इसी को जो है पीढ़ीगत बैन कहा गया है, पीढ़ीगत प्रतिबंध इसे कहा गया है। इसके अलावा तंबाकू नियंत्रण के अन्य उपायों की बात करें तो तंबाकू उपयोग की निगरानी करना, नुकसान के बारे में चेतावनी देना। जैसे हम देखते हैं कि जो कोई भी स्कूल है उसके 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जा सकते हैं। नुकसान के बारे में जानकारी दी जाती है। आप देखते हैं कि सिगरेट पैकेट पर लगभग 3/4 हिस्से में एक बहुत ही भयानक तस्वीर वहाँ पर बनी हुई होती है। तंबाकू के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, टैक्स लगातार बढ़ाया जाता है, अवैध व्यापार को रोका जाता है, और निकोटीन के जो अन्य उत्पाद हैं तंबाकू के अलावा उनको विनियमित करना, ये कुछ अन्य उपाय हैं जिसमें भारत द्वारा ये सभी उपाय अपनाए भी जाते हैं। अभी तक भारत ने पीढ़ीगत बैन जैसा कोई उपाय नहीं अपनाया है। अब अगर तंबाकू के उपयोग की वैश्विक स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग दुनिया के 1.3 बिलियन तंबाकू सेवन करता है, जो कि 80% जो है वो निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। अर्थात जो हमारा ग्लोबल साउथ है वो तंबाकू के उपयोग से ज़्यादा पीड़ित है। तंबाकू के उपयोग के प्रकारों में यहाँ पर कुछ प्रकार दिए गए हैं, सिगरेट, हुक्का, सिगार, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे जो उपयोग हैं तंबाकू के वो होते हैं। तंबाकू को दूर करने उपाय को, तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कदम है वो WHO द्वारा 2003 में उठाया गया था, WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, जिसे लगभग अभी 183 देश इसके संधिकर्ता देश हैं और भारत भी इसका संधिकर्ता देश है। तो ये हमारा पूरा तंबाकू उपयोग की हमने स्थिति को देख लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आज की शॉर्ट न्यूज़ है वो है हमारा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि वैकल्पिक निवेश कोष। तो अभी जो रियल एस्टेट है वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से जो फंड प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र ये बन गया है। तो AIF क्या होता है? AIF होता है कि भारत में स्थित या निगमित किसी भी कोष, यानी कि कोई भी कोष जो भारत में स्थित है या भारत से जिसको रेगुलेट किया जाता है, और ये एक निजी रूप से संचित किया गया निवेश साधन है जो निवेशकों से धन एकत्रित करता है, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, तथा अपने निवेशकों को लाभ के लिए परिभाषित निवेश नीति के अनुसार इस धन का निवेश करता है। अर्थात ये स्पष्ट रूप से बताता है, जैसे ये स्पष्ट रूप से बताएगा कि इसे किस क्षेत्र में निवेश किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक फंड है जिसको रियल एस्टेट फंड के नाम से ही बनाया गया है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी XYZ रियल एस्टेट फंड ये बनाया गया है। तो यहाँ पर पहले से ही इसमें जो निवेश करता है उनको ये पता होगा कि इस फंड का उपयोग किस क्षेत्र में निवेश करने के लिए किया जाएगा, और ये भारत में स्थापित या निगमित होता है, और ये किसी भी प्रकार से चाहे भारतीयों से और विदेशियों दोनों ही से ये फंड प्राप्त कर सकता है। इसे एक ट्रस्ट कंपनी या लिमिटेड जो कंपनी होती है उसके रूप में इसे रजिस्टर किया जा सकता है, और ये एक प्रकार का बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में ये काम करता है। इसका जो विनियामक है वही हमारा सेबी है ना, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड, ये इसका विनियमन करता है।
ठीक है, अब एआईएफ के कौन कौन से प्रकार होते हैं इसको हम देख लेते हैं। तो एआईएफ के प्रकार होते हैं, इसमें मुख्य रूप से 3 श्रेणियां होती है, श्रेणी 1, 2 और श्रेणी 3। जो श्रेणी 1 है वो स्टार्टअप और सामाजिक उद्यमों में निवेश करते हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए, वेंचर कैपिटल फंड, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज फंड, सोशल वेंचर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। श्रेणी 2 है, तो इसमें जो श्रेणी 1 और 3 में नहीं आते हैं वो सभी के सभी यहाँ पर आते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर रियल इस्टेट, प्राइवेट इक्विटी फंड, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए फंड, ये सब आते हैं। श्रेणी 3 में ऐसे विविध या जटिल ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग करते हैं या सूचीबद्ध या असूचीबद्ध डेरिवेटिव्स में निवेश करने के माध्यम से उधारी का ये उपयोग करते हैं। अर्थात जैसे कि जो ऐसे फंड्स जो कि किसी बहुत ही लिमिटेड क्षेत्र में अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है या फिर वो बहुत ही जटिल ट्रेडिंग रणनीतियों का वो उपयोग करते हैं, तो उसे श्रेणी 3 का अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कहा जाता है। और इसमें जैसे हेड फंड हुआ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड, ये सब इसके कुछ प्रकार हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एआईएफ में वो फंड शामिल नहीं होते हैं जो सेबी म्यूचुअल फंड, यानी कि जो म्यूचुअल फंड है ये एआईएफ का हिस्सा नहीं होते हैं। यानी कि कोई स्टेटमेंट अगर आए कि म्यूचुअल फंड एक प्रकार के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, तो वो स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से सेबी की जो सामूहिक निवेश योजनाएं हैं, कोष प्रबंधन गतिविधियों के लिए नियमित करने वाले बोर्ड, इस प्रकार की जो फंड है वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो अगली न्यूज़ है, अगली न्यूज़ बात करती है मसल्स के बारे में। मसल्स, अगर आप ये जो इमेज है इसके माध्यम से, ये काले और नीले प्रकार का एक प्रकार का ये जीव होता है और ये एक समुद्री जीव है ना। इसको सी फूड के रूप में भी लोग कंज्यूम करते हैं। तो अभी एक अध्ययन से पता चला है कि समुद्रों में माइक्रोप्लास्टिक का प्रदूषण बढ़ रहा है और मसल्स के माध्यम से ये पता हमें चला है, यानी कि मसल्स जो है वो वहाँ पर उनको नुकसान पहुँच रहा है। तो अब जो मसल्स होते हैं ये समुद्री जीव होते हैं, बाइवॉल्व मोलस्क ये होते हैं और इनका नीला और काला खोल ये होता है। जो इनका ये खोल है ये नीला और काले रंग का होता है और समुद्र में छोटी छोटी चट्टानों के साथ ही चिपके हुए रहते हैं। मोलस्क समूह में कई परिचित जीव जैसे क्लैम, घोंगे, स्लग, स्विड, शेल, चिटोन, ये सारे के सारे मोलस्क समूह के अंतर्गत ये आते हैं। ये फिल्टर फीडिंग जीव होते हैं जो अपने ऊतकों में अति सूक्ष्म माइक्रोप्लास्टिक सहित कई प्रकार के दूषित पदार्थों को ये अवशोषित कर सकते हैं। अर्थात ये एक प्रकार से जो समुद्री जल है उसको फिल्टर करते हैं। ये अपनी कुशल फीडिंग और सीप की तुलना में उच्च प्रोटीन मात्रा के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए इनका प्रोटीन के स्रोत के रूप में इनका कंजम्पशन भी होता है। दशकों से इनका उपयोग जो है वो वैश्विक स्तर पर समुद्री प्रदूषण के बैरीमीटर यानी कि सूचक के रूप में इनका उपयोग किया जाता रहा है। तो ये हमारे मलस्क हो गए। अब आज की जो हमारी अंतिम खबर है, अंतिम शॉर्ट न्यूज़ है, वो है 3I एटलस, यानी कि एक प्रकार का जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है वो आसमान में देखा, मतलब अंतरिक्ष में देखा गया है। तो वही यहाँ पर बात की जा रही है कि धूमकेतु 3AI एटलस में जल की मौजूदगी पाई गई है। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे धूमकेतुओं की उत्पत्ति और विकास के बारे में नई जानकारी यहाँ पर मिल सकती है। अब जो 3AI एटलस है ये क्या है, ये सौरमंडल के बाहर से आने वाला तीसरा ज्ञात पिंड है, यानी कि इससे पहले 2 ज्ञात पिंड और हमारे सामने हैं, जिसमें पहला था 1I आमुओ और सेकंड आई बोरिसोव, है ना। ये 2017 में देखा गया था, एक 2019 में देखा गया था। और यहाँ पर जो 3 है, 3 का मतलब है कि ये तीसरा पिंड है और आई का मतलब है कि इंटरस्टेलर, है ना। इंटरस्टेलर 3I, 3 इंटरस्टेलर। 1 इंटरस्टेलर था ओमू आमो और सेकंड स्टेलर था बोरिसोव। और ये एक प्रकार का इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट वर्ग में इसे रखा गया है क्योंकि इसकी जो कक्षा है वो अति परवलयिक है ना। जो हमारे हमारा जो इंटरस्टेलर है, जो हमारा सूर्य है, सूर्य के जितने भी हमारे पिंड हैं, जितने भी हमारे ग्रह हैं, उन सब की जो कक्षा है वो परवलय वाली है ना। तो जबकि ये वो पैराबोलिक है, ये हाइपरबोलिक है, इस वजह से इसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट में इसे रखा गया है। यानी कि ये सूर्य के चारों ओर गोल या बंद कक्षा में ये घूमता हुआ नहीं है और सूर्यमंडल के ये अंदर आता है फिर वापस निकल जाता है, इस वजह से इसे हाइपरबोलिक श्रेणी में इसे रखा गया है। और पहली बार इसे नासा द्वारा वित्त पोषित एस्ट्रॉइड टेरिस्टेरियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम एटलस, इसीलिए इसका नाम भी 3I एटलस रखा गया है।
इस टेलीस्कोप के जरिए इसे देखा गया था, जो है रियो हर्टाडो, चिली में ये टेलीस्कोप अवस्थित है। तो ये आपके लिए जानकारी इंपॉर्टेंट है कि जो नासा का एटलस टेलीस्कोप है वो कहाँ पर अवस्थित है, वो है चिली के रियो हर्टाडो में। तो ये हमारा 3i एटलस हो गया। अब हम बात करते हैं आज के सुर्खियों में रहे स्थल की। तो हमारा आज का जो सुर्खियों में रहा स्थल है वो है बहरीन, और बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा। मनामा यहाँ की राजधानी है। अभी भारत और बहरीन के बीच में कुछ रक्षा और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वार्ता हुई है, इसलिए बहरीन चर्चा में है। बहरीन जो है एशिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। मालदीव और सिंगापुर के बाद में बहरीन तीसरा सबसे छोटा देश है। इसकी अवस्थिति जो है वो पश्चिमी एशिया में फारस की खाड़ी में स्थित है। पश्चिमी एशिया में फारस की खाड़ी में ये स्थित है। और ये क्योंकि एक द्वीपीय देश है तो इसकी कहीं भी स्थलीय सीमा नहीं लगती है, और इसके आसपास के जो जल निकाय हैं उसमें गल्फ ऑफ बहरीन और पर्शियन गल्फ, ये इसके आसपास के जलीय निकाय हैं। अब इसकी अगर हम भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इसका जो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र है, यानी कि बहरीन का अधिकांश जो हिस्सा है वो रेगिस्तानी है, और इसमें कुछ निचले हिस्सों में चट्टानी और रेतीले मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। उच्चतम बिंदु है इसका अल दुखान हिल, अल दुखान हिल या जबल अल दुखान, ये यहाँ का उच्चतम बिंदु है। और यहाँ पर जो वाटर फिल्ट्रेशन है, वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम है रदुमा दमाम जल वृत्त प्रणाली, जो बहरीन, कतर और सऊदी अरब के बीच ये फैली हुई है। तो ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन यहाँ पर ये पानी का फिल्टर करती है ना, जो समुद्री जल है, खारा जल है, उसको फिल्टर करके ये पीने योग्य बनाती है। तो ये प्रणाली बहरीन, कतर और सऊदी अरब के बीच ये फैली हुई है। तो ये प्रमुख जानकारी थी। तो आज की जो मुख्य खबरें थी हमने उनको देख लिया है। अब आइए कुछ अभ्यास प्रश्नों को हम देखते हैं। चलिए आज के प्रश्नों को हम देखते हैं। तो आपका जो सबसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना के संदर्भ में। तो इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर बताइए। दूसरा जो प्रश्न है वो राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रश्न को देखने के लिए आप इसे पॉज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है वो मसल्स के संदर्भ में है कि मसल्स के बारे में एक कथन और एक कारण दिया हुआ है, उसमें से कौन सा सही है और क्या विकल्प यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन ABCD यहाँ पर बताना है आपको। अगला जो प्रश्न है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में है, लगातार ये चर्चा में रहते हैं। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, कौन सा सही होगा इसको ध्यानपूर्वक पढ़ के बताइए। पांचवा प्रश्न है वो बहरीन की भौगोलिक अवस्थिति के संदर्भ में है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, सही आंसर आपको बताना है। और जो क्वेश्चन 6 है वो 3i एटलस के बारे में है। तो इसके बारे में 4 ऑप्शन है, इनको पढ़ के आप ध्यानपूर्वक बताइए। और इस प्रकार से हमने आज की जो हमारी मुख्य खबरें थी उनको हमने विस्तार से कवर कर लिया है। और हम अगले सेशन में आपके सामने फिर से न्यूज़ टुडे लेकर के आएंगे, जिसमें हम नेक्स्ट डे की न्यूज़ को कवर करेंगे। तब तक जुड़ने के लिए हमसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।